अब तक कोरोना के मुद्दे पर विपक्ष केंद्र सरकार को घेर रहा था। यूपी में योगी सरकार पर हमले हो रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने संसद से कोरोना के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया। इस पर राजनीतिक तनातनी तेज हो गई है। हर किसी ने पल्ला झाड़ लिया है। तो सवाल ये कि कोरोना फैलने का आखिर जिम्मेदार कौन है? दिल्ली में ऐसी सरकार थी, लोगों को कहा संकट बड़ा है, भागो, गांव जाओ, घर जाओ। कांग्रेस के लोगों ने क्या किया? मुंबई में श्रमिकों को टिकट दिया गया, मुफ्त में टिकट दिया गया। पीएम मोदी ने संसद में कोरोना फैलाने के लिए दिल्ली में आप सरकार और महाराष्ट्र में कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया। पीएम मोदी ने कहा, महाराष्ट्र में श्रमिकों को रोकने के बजाय कांग्रेस के लोगों ने लौटने के लिए रेलवे टिकट दिया। सब कांग्रेस के लोगों ने क्या किया? मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े रह करके मुंबई छोड़कर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में श्रमिकों को टिकट दिया गया, मुफ्त में टिकट दिया गया। लोगों को प्रेरित किया गया कि जाओ, महाराष्ट्र में हमारे पर जो बोझ है वो जरा कम हो। पीएम के बयान पर कांग्रेस तिलमिला गई है। पीएम मोदी के बयान पर दिल्ली से लेकर मुंबई तक से पलटवार हो रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ गाली गलौज कर रहे हैं, ये छोटेपन की आप परिचय दिए हैं। मैं बड़ा दुखद, मैं इस प्रधानमंत्री जी की जवाब सुनने के बाद मैं बड़ा हताश हुई। तो हमने तो इंसानियत रखी। मोदी जी ने तो हमें कांग्रेस को शाबाशी देना था कि कांग्रेस इंसानियत वाला पक्ष है, लेकिन अब एलिगेशन लगाकर कि यूपी में कांग्रेस की वजह से, बिहार में कांग्रेस की वजह से कोरोना फैला। पीएम मोदी के भाषण में दिल्ली की आप सरकार का भी जिक्र था। इसी भाषण में पंजाब और उत्तराखंड के चुनावी राज्यों का भी जिक्र आया। दिल्ली में ऐसी सरकार थी जो है, उस सरकार ने तो जीप पर माइक बांध करके दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में गाड़ी घुमा करके लोगों को कहा संकट बड़ा है, भागो, गांव जाओ, घर जाओ। कि यूपी में, उत्तराखंड में, पंजाब में जिस कोरोना की इतनी गति नहीं थी, इतनी तीव्रता नहीं थी, इस पाप के कारण कोरोना ने वहां भी अपनी लपेट में ले लिया। इसके जवाब में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री जी का ये बयान सरासर झूठ है। देश उम्मीद करता है कि जिन लोगों ने कोरोना काल की पीड़ा को सहा, जिन लोगों ने अपनों को खोया, प्रधानमंत्री जी उनके प्रति संवेदनशील होंगे। लोगों की पीड़ा पर राजनीति करना प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता। जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, उनमें से 4 में बीजेपी की सरकार है। विपक्ष कोरोना को लेकर बीजेपी सरकारों पर हमलावर है। इसी के बाद बीजेपी ने पहले चरण के मतदान से ठीक पहले प्रहार किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, सुनो केजरीवाल, जब पूरी मानवता कोरोना की पीड़ा से कराह रही थी, उस समय आपने यूपी के कामगारों को दिल्ली छोड़ने पर विवश किया। छोटे बच्चों व महिलाओं तक को आधी रात में यूपी की सीमा पर असहाय छोड़ने जैसा था। अलोकतांत्रिक व अमानवीय कार्य आपकी सरकार ने किया। आपको मानवता द्रोही कहें या। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस पर पलटवार किया, सुनो योगी, आप तो रहने ही दो। जिस तरह यूपी के लोगों की लाशें नदी में बह रही थीं और आप करोड़ों रुपए खर्च करके टाइम्स मैगजीन में अपनी झूठी वाहवाही के विज्ञापन दे रहे थे, आप जैसा निर्दयी और क्रूर शासक मैंने नहीं देखा। अखिलेश भी जानते हैं कि यूपी चुनाव में कोरोना बड़ा मुद्दा है और ऐसे में बीजेपी का ये प्रहार एसपी की उम्मीदों पर करंट लगा सकता है। उन्होंने ट्वीट किया, हुक्मरान ले आए हैं मुल्क को ऐसे हालातों में, अब किसी को यकीन नहीं रहा उनकी बातों में। पीएम के इस बयान की गूंज आज पूरे दिन राजनीति में सुनाई दे सकती है। आज पीएम मोदी राज्यसभा में बोलेंगे। इस भाषण के दौरान भी कोरोना के मुद्दे पर बहस देखने को मिल सकती है। बिहार के हो, जाओ, वहाँ कोरोना
फैलाओ। यूपी में 11 जिलों की 58 सीटों के लिए चुनाव प्रचार आज शाम थम जाएगा। 623 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला वोटर 10 फरवरी को मशीनों में कैद कर देंगे। दिलचस्प ये है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता के दावेदार पार्टियों ने अपना घोषणा पत्र अब तक जारी नहीं किया है। सवाल ये है कि जनता भरोसा क्या चुनावी वादों पर करे। 10 फरवरी को पहले चरण की वोटिंग, मतदान में 2 दिन बाकी। आज शाम 6 बजे बंद होगा प्रचार, लेकिन मतदाता कर रहे हैं घोषणा पत्र का इंतजार। आज बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। इसे लोक कल्याण संकल्प पत्र का नाम दिया है। गृह मंत्री अमित शाह सुबह 10:30 बजे इसे लखनऊ में जारी करेंगे। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा मौजूद रहेंगे। साथ ही प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। ये बता रहा है कि घोषणा पत्र की अहमियत क्या है, लेकिन जब घोषणा पत्र इतना अहम है तो सिर्फ 2 दिन पहले क्यों? बीजेपी को अपना संकल्प पत्र रविवार को जारी करना था, लेकिन भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन के कारण कार्यक्रम टल गया। फिर भी बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मुख्य विरोधी पार्टी समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र तो अब तक नहीं आया है। एसपी का ऐलान है कि वो बीजेपी का घोषणा पत्र आने के बाद ही अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। वहीं बीएसपी का घोषणा पत्र भी अब तक जारी नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी का मुख्य घोषणा पत्र कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बुधवार को लखनऊ में जारी करेंगे। इस मौके पर घोषणा पत्र कमेटी के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। इससे पहले कांग्रेस महिला घोषणा पत्र और युवा भर्ती विधान जारी कर चुकी है, जिसमें महिलाओं और युवाओं की भर्ती से संबंधित घोषणाएं की गई हैं। घोषणा पत्र वो जरिया होता है जिसके आधार पर वोटर मन बनाता है। सवाल है, जब पार्टियां अपने मुद्दे ही नहीं बताएंगी तो क्या वोटर सिर्फ जुबानी जुमलों के आधार पर फैसला करेंगे? देश के 5 राज्यों में चुनावी माहौल गर्म है। एबीपी न्यूज दिखा रहा है कि मतदाता के मन की बात आखिर क्या है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। सवाल है कि पहाड़ पर किसका परचम लहराएगा। क्या निकला सी वोटर के सर्वे में, बता रही हैं हमारी सहयोगी शोभना यादव। उत्तराखंड में जो 70 सीटें हैं, हेलीकॉप्टर केदार घाटी में मैं इस समय खड़ी हुई हूँ। केदारनाथ मंदिर मेरे पीछे है और ये हेलीकॉप्टर आता हुआ आगे आंकड़ों के साथ क्या कह रहा है आंकड़ा, ये वोट परसेंटेज हम दिखा रहे हैं। इस समय बीजेपी को 43% वोट परसेंटेज जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को 41%, आम आदमी पार्टी के खाते में 13%, अदर्स के खाते में 3%। यानी बीजेपी ने वोट परसेंटेज की बात अगर हम करें तो बढ़त बनाई हुई है। यानी एंटी इनकम्बेंसी की हम जो बात कर रहे थे कि शायद बीजेपी को नुकसान हो सकता है, इस बार पहाड़ पर कांग्रेस की सरकार आ सकती है, तो वोट परसेंटेज में तो बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। 43% वोट परसेंटेज के साथ कांग्रेस कोई ज्यादा पीछे नहीं है, सिर्फ 2% का फर्क है। 41% के साथ दूसरे स्थान पर है। आम आदमी पार्टी वोट परसेंटेज में कोई चमत्कार करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और किसको कितनी सीट मिली, यानी ये जो वोट ट्रांसफर है जब सीटों में परिवर्तित हो रहा है, तो ये देखिए 31 से 37 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। कांग्रेस को 30 से 36 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। आम आदमी पार्टी 2 से 4, अदर्स 1। तो ओपिनियन पोल में उत्तराखंड में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला चल रहा है। इस बारे में हमने बात की पूर्व मुख्यमंत्री निशंक से। निशंक का दावा है कि काम के आधार पर वोट बीजेपी को ही मिलेगा। कई बार सर्वे ठीक भी निकलता है और कई बार सर्वे के विपरीत भी रिजल्ट आते हैं। हम ये आशा कर रहे हैं कि हम बहुत बेहतर हैं, बहुत अच्छे हैं, और क्योंकि हम 5 वर्ष के काम पर लोगों के बीच गए हैं, हमने केवल घोषणाएं नहीं की हैं, हमने केवल लोगों से वादे नहीं किए, हमने लोगों को जो कहा वो हमने किया, और इसलिए लोगों का हम पर भरोसा है। हम कह सकते हैं कि हमको अपार समर्थन मिल रहा है और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। इस बार जो है एक सवाल आता है, आप लोग से भी, विपक्ष भी बहुत बार पूछ रहा है, उस पे ये मुद्दा भी बना रहे हैं कि मुख्यमंत्री बदल दिए, 3 मुख्यमंत्री, इसको एक मुद्दा बनाया जा रहा है। तो कहीं मानते हैं आप कि ये जो है, ये जो मुद्दा कहीं आपके लिए भारी ना पड़ जाए? हमारा विजन है, हमारा विचार है, और
इस कुर्सी पर ए बैठे, बी बैठे, सी बैठे, उस विचार को, उस दृष्टि को, उस विजन को, उसको मिशन में तब्दील करना होता है। तो उसका कोई फर्क कहाँ पड़ता है? अभी देखा आपने कोई विकास का काम रुका? हम लोगों ने जो विकास के काम किए हजारों हजारों करोड़ के, वो क्यों रुकेगा? क्योंकि विजन है हमारा विकास के काम करने का, तो इसलिए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। चुनावी राज्यों का मन टटोलने की एबीपी न्यूज की कोशिश में आपने देखा कि उत्तराखंड में क्या है मतदाता के मन की बात। अब आपको दिखाते हैं कि पंजाब के मतदाता के मन में आखिर क्या चल रहा है। क्या सीएम चन्नी का चेहरा बदलने से फर्क पड़ेगा, या क्या निकला सी वोटर के सर्वे में, बता रही हमारी सहयोगी शोभना यादव। इस बार चुनाव में किसान बिल, किसानों की नाराजगी पंजाब में बहुत मायने रखती है। मैं इस समय ट्रैक्टर में हूं, किसानों के खेत में मैं मौजूद हूं और आंकड़े का इंतजार जो दर्शकों को भी है, पंजाब की 117 सीटों पर क्या होगा आंकड़ा। ये आंकड़ा आपके सामने आ गया है। कांग्रेस को जो वोट परसेंटेज है वो 30% मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी 10% आगे, यानी 40%। आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी उछाल। अकाली दल 20%, बीजेपी 8%, अन्य के खाते में 2% जा रहा है। अब सवाल ये है कि 2017 के चुनाव में आम आदमी पार्टी जिसे 20 सीटें मिली थी, अब अगर उसको 40% वोट परसेंटेज मिल रहा है तो सीटें कितनी मिलेंगी? तो ये लीजिए आंकड़ा स्क्रीन पर आपके सामने आने वाला है। कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी 2017 में। कांग्रेस को इस बार ये सीटें कम होती हुई दिखाई दे रही हैं, 24 से 30 सीटें। आम आदमी पार्टी जो वोट परसेंटेज में 40% है, वो सीटों में जब बदल रहा है तो 55 से 63 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अकाली दल 20 से 26, बीजेपी 3 से 11। तो हमने बात की पंजाब की, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और अकाली कांग्रेस का होगा सफाया, ये आंकड़े कहते हैं। आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरे भगवंत मान का भी ऐसा ही कुछ कहना है। एबीपी न्यूज की ओपिनियन पोल पर बात करते हुए मान ने चरणजीत सिंह चन्नी और सुखबीर बादल को खुली बहस की चुनौती भी दी है। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान है। मान साहब, अब तक के ओपिनियन पोल में आम आदमी पार्टी आगे तो थी, लेकिन बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर रही थी। अब न सिर्फ आप बहुमत का आंकड़ा पार कर रहे हैं, वोट शेयर के मामले में आम आदमी पार्टी 10% आगे है कांग्रेस से, और मुख्यमंत्री की पहली पसंद के तौर पर भी आपको चन्नी से 10% ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। सबसे पहला रिएक्शन आपका, जो फाइनल ओपिनियन पोल है हमारा। देखिए, हम लोग जब लोगों में जा रहे थे तो लोग हमें बता रहे थे, जिसको आप इंग्लिश में अंडर करंट कहते हो, तो मुझे पता था कि लोग मुझे अपना मानते हैं। हमारा बेटा है, हमारा भतीजा है, छोटा बड़ा भाई है। पहले सरकार चलती थी महलों से, चाहे वो बादल का महल हो, चाहे वो कैप्टन का महल हो, और उस महल की दीवारें इतनी ऊंची और दरवाजे इतने ऊंचे, और लोगों के लिए 4.5 साल खुलते ही नहीं थे, तो लोग दुखी होके फिर दोबारा दूसरे के पास जाते थे। अब तीसरा बदल आ गया, लोग कहते हैं कि अब हमने सफाई करनी है, अब हमने पंजाब में राजनीतिक गंदगी की सफाई करनी है, और सफाई करने के लिए उनके पास झाड़ू का बटन आ गया है। आप लोगों ने दिखाया है, अच्छी बात है, इससे भी आगे बढ़ेगा डे बाय डे। वही चीज मैं पूछूंगा मान साहब कि 2017 का आपने जिक्र किया, ये सवाल तो बनता है फिर से एक बार कि 2017 में भी आप लोग आंकड़ों में आगे थे, लेकिन जब अंतिम परिणाम आए आम आदमी पार्टी पिछड़ गई। इस बार ऐसा क्या आप कर रहे हैं कि वो 2017 वाली स्थिति ना हो? देखिए, पहली बार देखो गलती हो जाती है, पार्टी नई है, जिसने कोई गलती नहीं की इसका मतलब उसने कोई काम भी नहीं किया, काम के दौरान गलती हो जाती। पिछली बार हमने सीएम का चेहरा नहीं दिया, पिछली बार हम बहुत पहले से बड़ी बड़ी रैलियां करने लगे, तो ये दोनों इकट्ठे हो गए जब इनको रैलियों में 50,000 लोग दिखे। इस बार हमने संगठन बहुत मजबूत किया, हमारा गांव-गांव में, वार्ड में, मोहल्ले में संगठन है। प्रचार में ये हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पर हमारे जुनूनी हैं, इनके पेड हैं, ठीक है ना। डोर टू डोर हमने ही सिखाया था इन सब पार्टियों को, तो सभी जो तरीके हैं प्रचार के, उनमें हम सबसे आगे हैं। और अभी जो आपने दिखाया कि अकाली दल 26, मुझे इस पे थोड़ा लगा था, 26 कहाँ से? प्रकाश सिंह बादल हार रहे हैं, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर हार रहे हैं, तो 26 कहाँ से? तो इस बार सफाई हो रही है। और इस बार ये भी नहीं है कि मालवा का झाड़ू लग है
माजा और दुआबा का झाड़ू लग गए, इस बार पूरे पंजाब का झाड़ू एक ही है। अब आप सामने आम आदमी पार्टी का चेहरा, सुखबीर बादल हैं, अकाली दल का चेहरा, चन्नी साहब आ गए कांग्रेस का चेहरा। क्या आप तीनों एक मंच पर एक डिबेट के लिए आ सकते हैं? आप चाहेंगे कि सभी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार मैं आपके चैनल के जरिए आप फिर कहना चाहता हूँ, अमेरिका के प्रेसिडेंट की इलेक्शन की तरह बैठिए, एक कांग्रेस का चेहरा चन्नी साहब, एक सुखबीर बादल, वो अकाली दल का चेहरा, बीजेपी का कोई चेहरा ही नहीं है ना, उनको तो चेहरे में, और एक मुझे बिठा लीजिए और डिबेट कंडक्ट कर लो। हाँ करो, डिबेट करो, और ये दोनों अपने अपने अफसरों से, OSD से, है ना, लेके आए कागजात, मैं मुंह जुबानी बोलूंगा, चलो करते हैं मुकाबला। गोवा और मणिपुर के मतदाताओं के मन की बात बता रही हैं हमारी सहयोगी शोभना यादव। गोवा में कौन इन 40 सीटों का हिसाब किताब देने के लिए जो हमारे ओपिनियन पोल का सर्वे कह रहा है, मैं इस समय दूधसागर वाटरफॉल के साथ खड़ी हुई हूं। आप देख सकते हैं ट्रेन आ चुकी है, आंकड़े का इंतजार। बीजेपी को जो वोट परसेंटेज मिल रहा है वो 30%, यानी बीजेपी इस रेस में आगे है। कांग्रेस 24%, आम आदमी पार्टी को 24% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, MGP को 8%, अदर को 14%। अब ये जो आम आदमी पार्टी का 24% है, ये किसका वोट परसेंटेज ट्रांसफर हुआ है आम आदमी पार्टी को? अब ये जब सीटों में वोट परसेंटेज कन्वर्ट होगा तो कितनी सीटें गोवा में बीजेपी को मिलने जा रही है, आपको दिखाया, जिसमें बीजेपी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। जब ये सीटों में कन्वर्ट हो रहा है तो उस आंकड़े का इंतजार, और बस ये आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर आने वाला है। मनोहर पर्रिकर जिन्होंने की गोवा की तस्वीर बदल दी, क्या उसका फायदा अब प्रमोद सावंत को भी होगा? तो ये लीजिए, बीजेपी को 14 से 18 सीटें, कांग्रेस को 10 से 14 सीटें, आम आदमी पार्टी 4 से 8, MGP 3 से 7। यानी अगर हम तीनों स्टेट्स की बात करें तो आम आदमी पार्टी को खासा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन गोवा में बहुमत यानी जादुई आंकड़ा किसी भी पार्टी को मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ भी त्रिशंकु सरकार के चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए, लोकतक लेक, यानी अब हमारा जो आंकड़ा है वो मणिपुर के लिए, मणिपुर में जो वोट परसेंटेज है वो बीजेपी को 34% मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, कांग्रेस को 28%, NPF को 10%, अदर्स के खाते में 28%। यानी यहाँ भी जादुई आंकड़ा, अगर मैं कहूँ सीटों में जब ये कन्वर्ट होगा तो देखें किसको मिल रहा है जादुई आंकड़ा। कोई भी राजनीतिक दल छूता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जाने माने बॉलीवुड गायक जुबिन नौटियाल उत्तराखंड के चक्राता विधानसभा में अपने पिता के लिए दिनों प्रचार में जुटे हुए हैं। उनके पिता रामशरण नौटियाल को बीजेपी ने टिकट दिया है। इस सीट पर उनका मुकाबला कांग्रेस के प्रीतम सिंह के साथ है। ये रिपोर्ट देखिए। अब तक सिने जगत में अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाले जुबिन अब जुबिन बॉलीवुड से पॉलिटिक्स तक के सफर को हिट बनाने निकल पड़े हैं। रामशरण नौटियाल चक्राता विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। ये वही सीट है जिसे कांग्रेस अपने लिए सबसे सुरक्षित सीट मानती है। उत्तराखंड कांग्रेस में नंबर 2 का कद रखने वाले प्रीतम सिंह यहाँ से 4 बार के विधायक है। 2007 से लेकर आज तक बीजेपी कांग्रेस के इस किले में सेंध नहीं लगा पाई। हालांकि 2017 विधानसभा चुनाव में वोट शेयर में बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों में महज 2% का अंतर रहा। कांग्रेस के इस गढ़ में इस बार प्रीतम सिंह बनाम बीजेपी कैंडिडेट रामशरण नौटियाल है। पिता के प्रचार के लिए जुबिन इन दिनों गांव-गांव पहुंच रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बीजेपी के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी के रूप में मेरे पिता रामशरण नौटियाल को कमान सौंपी है इस जगह को कांग्रेस मुक्त करने के लिए। तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो जितना जनता का सपोर्ट मिल रहा है हमसे मिल करके, हमारे प्रत्याशी से मिल करके स्पेशली, बहुत पॉजिटिव। लुधियाना की आत्मनगर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कमलजीत सिंह कड़वाल और उनके समर्थकों पर हमले को लेकर पंजाब की सियासत गर्मा गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी के उम्मीदवार और मौजूदा विधायक सिमरजीत सिंह पर इस हमले को अंजाम देने का आरोप लग रहा है। उत्तर प्रदेश में आज से ठीक 2 दिन बाद 10 फरवरी को 11 जिलों की 58 सीटों पर चुनाव होना है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, नेताओं के बयान और तीखे होते जा रहे हैं।
चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, विकास के मुद्दे भी पीछे छूट रहे हैं। अब चुनाव में पाकिस्तान, कसाब, अफजल, मौसम जैसे मुद्दों ने एंट्री ले ली है। बीजेपी के गोंडा के सांसद बृजभूषण सिंह चुनाव प्रचार में पाकिस्तान, अफजल और जिन्ना को याद कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि पाकिस्तान में योगी मोदी को हराने की साजिश चल रही है। और याद रखना मेरे भाइयों, हमें बताना पड़ेगा, ये कलाम बनोगे तो कुर्सी पर बैठाएंगे, अफजल बनोगे, कसाब बनोगे तो सीधे घुसड़ेंगे। कसाब बनोगे सीधे घुसड़ेंगे, कलाम बनोगे सर पर बैठाएंगे। चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है, गोंडा में हो रहा है, लेकिन चिंता पाकिस्तान में हो रही है। बाबा कैसे हारे, मोदी कैसे हारे, ये क्यों हो रही है? दूसरे दल के नेता कह रहे हैं कि पाकिस्तान का नारा बीजेपी की सभाओं में लगता है। चुनाव प्रचार के लिए मेरठ पहुंचे आरएलडी नेता जयंत ने बीजेपी पर पाक प्रेम का आरोप लगा दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा उनके कार्यक्रम में लिया जा रहा है। क्या लोकदल के कार्यक्रम में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लिया जा रहा है? इन नेताओं के बयानों से तो आपको ऐसा ही लग रहा होगा जैसे यूपी चुनाव में पाकिस्तान ही सबसे बड़ा मुद्दा है, बाकी महंगाई, बेरोजगारी जैसे कोई मुद्दे ही नहीं है। नेता सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, जात पात भी बयानों में कूदी हुई है। अभी अभी समाजवादी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुई अपर्णा यादव ने भी ऐसा ही बयान दिया। एक इतिहास की एक बहुत अहम बात बताना चाहती हूँ कि जब जब इस विश्व में और जब जब इस आर्यवर्त में लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, तो वो राजपूत नहीं थे जो आगे चलते थे, वो यादव भाई थे जो आगे भाला लेकर चलते थे। चुनाव में नेताओं के ऐसे ज्ञान मिलते हैं जो शायद किसी ने पहले नहीं सुने हो। अब जरा यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बरेली में दिया ये बयान सुनिए। आज आपका नेता लंदन के धरती पर उतरता है तो भारत माता का जय, वंदे मातरम का नारा लगता है, विक्टोरिया बंद निकलो, नहीं तो कोई दूसरा था लंदन में बैंड करवा देते थे हमारे। कोई किसी से कम नहीं है। सहारनपुर पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी का नया नामकरण कर दिया। इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य ने एसपी का नाम बदला था। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार झांसा दे रही है, झगड़ा लगाने का काम कर रही है और झूठ बोल रही है, भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम भी बदल लेना चाहिए। भाजपा की जगह भाजपा करना चाहिए। आप याद रखना, 10 मार्च को वोटों की गिनती है। 10 मार्च को समाजवादी पार्टी का नाम बदल करके यह उत्तर प्रदेश की जनता समाप्तवादी पार्टी रखने वाली है, समाप्त कर देने वाली है। वहीं रैलियों में उतरी मायावती भी गिन गिन कर वार कर रही हैं। सपा की सरकार में तो ज्यादातर यहाँ गुंडों, बदमाशों एवं दंगे फसाद आदि कराने वालों का ही राज रहा है। भाजपा सरकार की भी नीतियाँ व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी एवं आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी रही हैं। ये तो 10 मार्च को ही पता चल पाएगा कि कौन किस पर भारी पड़ा। फिलहाल तो नेताओं के अनोखे ज्ञान से मुद्दे गायब हैं और जनता पूछ रही है कि विकास की बात कब करेंगे नेताजी। अब बात देश की राजनीति में अहम स्थान रखने वाले उत्तर प्रदेश की। क्या यूपी में सीएम योगी की वापसी होगी? सी वोटर के सर्वे में क्या निकला नतीजा, आइए देखते हैं आगे। और इस बार का आंकड़ा आपके सामने। सबसे पहले वोट प्रतिशत आप देख रहे हैं, बीजेपी के खाते में 39%, समाजवादी पार्टी गठबंधन के खाते में 36% वोट परसेंट जाता हुआ, बीएसपी के खाते में 16% वोट शेयर जा रहा है, कांग्रेस के खाते में 7% जा रहा है। कुल मिलाकर यहां पर लड़ाई जो है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों गठबंधन के बीच। बुंदेलखंड रीजन में किसे कितने वोट परसेंटेज का आंकड़ा आ चुका है। बीजेपी को 44% वोट परसेंटेज, समाजवादी पार्टी को 31%, बहुजन समाज पार्टी को 15%, कांग्रेस को 8%, अदर के खाते में 2%। यानी बीजेपी को यहां पर फायदा होता हुआ तो दिखाई दे रहा है। लेकिन 2017 में 19 की 19 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में गई थी। अगर इस बार के खाते की बात करें, इस बार के आंकड़े की बात करें, तो बीजेपी को 13 से 17 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी यहां पर खाता खोलती हुई दिखाई दे रही है 2 से 6 सीटों के साथ। बहुजन समाज पार्टी 1 सीट, कांग्रेस 0 से 1, अदर्स 1। ये वोट परसेंटेज का आंकड़ा आपके सामने है। यहां पर
पर भी बीजेपी गठबंधन बाजी मारता हुआ 44% वोट शेयर के साथ बीजेपी गठबंधन सबसे आगे। समाजवादी पार्टी गठबंधन दूसरे नंबर पर जरूर है, लेकिन 10% पीछे बीजेपी गठबंधन के वोट शेयर के मुकाबले। समाजवादी पार्टी गठबंधन के खाते में 34% वोट शेयर जाता हुआ, बीएसपी के खाते में 12%, कांग्रेस 7%, अन्य के खाते में 3% वोट शेयर। तो कुल मिलाकर यहां पर बीजेपी गठबंधन को जबरदस्त बढ़त। अब सीटों का आंकड़ा 118 में से कितनी सीटें किसके खाते में जाती हुई, 10% का वोट शेयर के हिसाब से फासला। और ऐसे में फाइनल ओपिनियन पोल का आंकड़ा अवध रीजन के लिए 118 में से आप देख सकते हैं 71 से 75 सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन दूसरे नंबर पर, लेकिन बीजेपी गठबंधन से बहुत पीछे 41 से 45 सीटें ही हासिल कर पा रहा है। 130 सीटों का आंकड़ा, उसमें वोट परसेंटेज क्या है, ये गोरखनाथ मंदिर पर इस समय मैं मौजूद हूं। आंकड़ा आपके सामने, बीजेपी को 40% वोट, समाजवादी पार्टी को 36% वोट, बहुजन समाज पार्टी को 14%, कांग्रेस 7%। यानी बीजेपी ने पूर्वांचल रीजन में भी बढ़त बनाई हुई है। मोदी और योगी की पूरी ताकत लगी हुई है। योगी खुद गोरखपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये फाइनल आंकड़ा भी आ चुका है पूर्वांचल का। बीजेपी को 68 से 72 सीटें, समाजवादी पार्टी को 44 से 48 सीटें, बहुजन समाज पार्टी को 5 से 7। तो यूपी विधानसभा चुनाव में क्षेत्रवार पैटर्न हमने आपको दिखाया, लेकिन पूरे यूपी की क्या तस्वीर बन रही है, किस पार्टी को कितने फीसदी वोट मिल रहा है और ये वोट प्रतिशत कैसे सीटों में तब्दील हो रहा है, बता रही हैं हमारी सहयोगी शोभना यादव। चारों रीजन में बीजेपी को बढ़त है। यानी ये देखिए, गर्मी और सर्दी, गर्मी और चर्बी, हर बात का जिक्र इस बार चुनाव से पहले हुआ है। कोई किसी की गर्मी उतार रहा है तो कोई चर्बी उतार रहा है। ये जो फाइनल आंकड़ा है, वोटर ने क्या अपना जजमेंट जो है इस सर्वे में दिया है, वो आपके सामने। बीजेपी को 41% लोगों का वोट मिल रहा है, समाजवादी पार्टी को 45%, बहुजन समाज पार्टी 14%, कांग्रेस को 7%, अन्य 3%। यानी बीजेपी को खासी बढ़त जो है वो वोट परसेंटेज यानी वोट शेयरिंग में दिखाई दे रही है। और अब ये फाइनल सीटें, 403 सीटों में से 225 से 237 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। 139 से 151 सीटें समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी 13 से 21। प्रियंका गांधी ने जो ताकत झोंकी हुई है उसका कोई फायदा इस ओपिनियन पोल में नहीं दिखाई दे रहा है। और आइए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, यानी पोलो पोल्स जो है यूपी को लेकर क्या कहता है वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले तमाम एजेंसी के सर्वे क्या इशारा करते हैं वो देख लीजिए सिलसिलेवार तरीके से। बीजेपी प्लस के लिए 225 से 237 सीटें एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक, और एसपी प्लस के खाते में 139 से 151 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सर्वे क्या कहता है उस पर नजर डालिए। इंडिया टीवी, बीजेपी प्लस 241 से 245, एसपी प्लस 144 से 148 और बीएसपी 5 से 9। ये इंडिया टीवी का सर्वे। हम आगे बढ़ेंगे, अब अगला सर्वे आपके सामने होगा टीवी 9 भारतवर्ष के सर्वे के मुताबिक। बीजेपी प्लस 205 से 221, जबकि एसपी प्लस 144 से 158। ये टीवी 9 भारतवर्ष का सर्वे। अब डीवी लाइव के सर्वे के मुताबिक देखिए, बीजेपी प्लस 149 से 156, एसपी प्लस 210 से 218। ये डीवी लाइव का सर्वे। अगला सर्वे अब आपके सामने है जी न्यूज डिजाइन बॉक्स का सर्वे। वो बीजेपी प्लस को लेकर 241 से 263 सीटों का अनुमान जाहिर करता है, जबकि एसपी प्लस के खाते में इस सर्वे के मुताबिक 130 से 151 सीटें जाती हुई नजर आती हैं। अब हम अगर इसका औसत निकाल लें, यानी पोलो पोल्स, वो क्या कहता है वो आप देखिए। बीजेपी प्लस 212 से 224, एसपी प्लस 153 से 167, बीएसपी 12 से 19, कांग्रेस 3 से 8 और अदर्स 2 से 5। यानी बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात यही कि तमाम जो सर्वे हैं वो इशारा करते हैं कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन सीटें कम आएंगी इस बार। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, अमेरिका ने रूस को खुली धमकी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन बंद कर दी जाएगी। अमेरिका की इसी धमकी का पूरे विश्व पर असर भी पड़ेगा। क्या होगा वो असर, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। ये तस्वीरें दुनिया में तेल का बड़ा संकट पैदा कर सकती हैं। युद्ध की कगार पर खड़े यूक्रेन बॉर्डर पर रूसी सैनिकों की तैनाती ने पूरी दुनिया के माथे पर बल ला दिया है।
बॉर्डर पर तैनात 1 लाख सैनिकों की तैनाती से यूक्रेन को नेटो में शामिल होने से रोकना चाहता है रूस। Его преследование как государственного преступника, на мой взгляд, тоже чрезмерная заявка на успех действующего сегодняшнего руководства. Мы готовы таким, как господин Порошенко, предоставить убежище в России. अमेरिका भी इसे अच्छे से समझता है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स से मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो इसका सीधा असर उसके कारोबारी रिश्तों पर पड़ेगा। If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. जिस नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को बंद करने की धमकी अमेरिका रूस को दे रहा है, जरा समझिए कि उसकी अहमियत क्या है। ये एक प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन है। ये पश्चिमी रूस से उत्तर पूर्वी जर्मनी तक है। ये बाल्टिक सागर के भीतर से होकर गुजरती है। पूरे यूरोप को रूस करता है गैस तेल सप्लाई। यूरोप की जरूरत की 40% गैस रूस से आती है। अब अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो उस पर अमेरिका समेत पश्चिमी देश कड़े प्रतिबंध लगाएंगे और रूस यूरोपीय देशों को गैस सप्लाई करना बंद कर रूस को आर्थिक झटका देगा। लेकिन इसका असर ऊर्जा की कीमतों पर पड़ सकता है। गैस की कमी से यूरोपीय देश कच्चे तेल की तरफ जाएंगे, जिससे पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ सकते हैं और जिसका खामियाजा भारत को भी उठाना पड़ सकता है। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन को रोक देगा अमेरिका, खुली चेतावनी दी है तीखे शब्दों में जो बाइडेन ने। हमारे साथ प्रणय लगातार जुड़े हुए हैं नमस्ते भारत में ही, और प्रणय इंटरनेशनल अफेयर्स के जानकार हैं, एक्सपर्ट हैं। प्रणय, क्या लग रहा है, संकट और गंभीर होता जा रहा है, भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है? अपर्णा, अगर ये मामला नहीं सुलझता है तो निश्चित रूप से ये भारत के लिए भी चिंता की बात है, क्योंकि अगर यूक्रेन और रूस के बीच में तनाव बढ़ता है, ये जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है जिसपे अमेरिका पिछले काफी समय से नाराज है, वो लगातार इसके ऊपर सैंक्शंस भी लगाने की कोशिश करता रहा। जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे तब उन्होंने इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया था और उस प्रतिबंध के बाद में उसे हटाया गया जब जो बाइडेन राष्ट्रपति बने। तो इन तमाम चीजों का असर सीधे तौर पर यह बढ़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार के अंदर अगर गैस का संकट होता है, यूरोप जिसकी 40% से ज्यादा गैस और सर्दी के मौसम में हीटिंग को, रूम हीटिंग जो घरों में हीटिंग होती है यूरोप में, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है इस गैस का। और अगर यह संकट खड़ा होता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जहां $90 प्रति बैरल से ज्यादा का दाम अभी भी चल रहे हैं, भारत का अगर ऑयल इंपोर्ट आप देखें तो बीते 1 साल के दौरान करीब 100% का बढ़ोतरी हुई है उसके अंदर। तो ऐसे में भारत के लिए निश्चित रूप से ये सारी चीजें चिंता की तो हैं ही। लेकिन दोनों अपने पक्ष में अपने रिजिड तरीके से खड़े हुए हैं। कौन झुकेगा ये अभी नहीं पता है। अमेरिका झुकेगा या रूस झुकेगा, क्या लगता है? देखिए, ये पावर प्ले होता है और इस पावर प्ले के अंदर कुछ गिव एंड टेक होता है। रूस चाहता है कि नेटो की एंट्री यूक्रेन में ना हो, बेलारूस में या आसपास के देश जो हैं, रूस के पास के देश, क्योंकि रूस को लगता है कि अमेरिका और नेटो अपनी ताकत के जरिए उस पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। रूस लड़ाई नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि किसी तरीके से अमेरिका और नेटो उसके कदम पीछे खींच लें, और यही उसका पावर पॉलिटिक्स है इस पूरे इलाके में, इस जमावड़े के जरिए। खैर, इस तनातनी के बीच में तो भारत जो है वो हमेशा से ही शांति का समर्थक रहा है और यही चाहता है कि शांति बनी रहे पूरे विश्व में। बात करते हैं यूपी की महाभारत की, जहां ममता बनर्जी की एंट्री हो गई है। आज ममता बनर्जी अखिलेश के लिए वर्चुअल रैली भी करेंगी। आज सुबह 11:30 बजे समाजवादी पार्टी के दफ्तर में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। अखिलेश के लिए तो वोट मांगेगी ममता, लेकिन कैसे ये दौरा ममता के मिशन 2024 से जुड़ा हुआ है, ये जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें हैं यूपी की महाभारत में ममता की एंट्री की। यूपी में बीजेपी को टक्कर दे रहे अखिलेश यादव ममता का स्वागत करने एयरपोर्ट पहुंचे। ये वीडियो खुद समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है। वीडियो में ममता अखिलेश को तोहफा भी देते दिख रही हैं, लेकिन ममता की एंट्री इस तोहफे से कहीं बड़ी है। तस्वीरों से ममता बनर्जी ने खुलकर अखिलेश का साथ देने का ऐलान कर दिया है। आज ममता अखिलेश के साथ वर्चुअल रैली और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। मैं चाहती हूँ कि बीजेपी हारे, समाजवादी पार्टी जीते, यूपी को आगे दिशा दिखाने के लिए।
दिलचस्प ये है कि ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही हैं, लेकिन अखिलेश को नैतिक समर्थन के लिए लखनऊ पहुंची हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ममता बनर्जी पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में दर्शन भी करेंगी। शिव मंदिर में जाना है और थोड़ा दिया जलाना भी देखना है। ऐसा प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है तो क्या है, एनीबॉडी कैन गो टू एनीवेयर। ममता का समर्थन भले ही नैतिक हो, लेकिन इससे विपक्ष के वोटों के ध्रुवीकरण में अखिलेश को मदद मिल सकती है और इसलिए ममता के दौरे पर राजनीति शुरू हो गई है। ममता जी का आगमन इस बात का संकेत है कि अखिलेश जी समझ रहे हैं कि इस रणभूमि में वो कमजोर पड़ रहे हैं। वहीं अनुराग ठाकुर ने ट्वीट किया, दीदी बंगाल में यूपी वालों को गुंडा बोलती हैं। अब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में दीदी की अगवानी कर रहे हैं। क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं ना? कुल मिलाकर बीजेपी ममता के दौरे पर हमलावर है। अखिलेश के लिए ममता 2022 में सहारा बनी है। वहीं ये ममता की बड़ी रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत वो मिशन 2024 के लिए सहयोग जुटा रही हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस तरीके से लखनऊ पहुंची हैं, वहां प्रचार करेंगी, लेकिन पश्चिम बंगाल में व्हील चेयर पर बैठकर ममता बनर्जी ने क्या खेला किया था वो सभी जानते हैं। अब यूपी पहुंची हैं तो अखिलेश की साइकिल के पहियों को वो रफ्तार देंगी। इस राजनीतिक हलचल पर चुटकी ले रहे हैं कार्टूनिस्ट इरफान। आप भी देखिए उनकी कलम क्या कहती है। अखिलेश यादव का बढ़िया है, एक बुआ गई तो दूसरी आ गई मदद करने के लिए। अब देखिए ममता बनर्जी आई हैं उत्तर प्रदेश में अखिलेश की मदद करने के लिए, और कार्टून में देखिए अब 2 व्हील लेकर के साथ में आ रही हैं, वही व्हील जो साइकिल के काम भी आते हैं और व्हील चेयर के काम भी। आपको याद है ना व्हील चेयर ममता दीदी की, और व्हील चेयर के काम भी। आपको याद है ना व्हील चेयर ममता दीदी की। कांग्रेस के अपने सीएम चेहरे के ऐलान करने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का पहला बयान भी देखिए अब सामने आ गया है। चन्नी को चुनने पर क्या कह रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू और इस बयान के मायने क्या हैं, आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। वो कहावत सुनी होगी आपने, न माया मिली न राम। पंजाब के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की इच्छा तो थी सीएम बनने की, लेकिन जब राहुल गांधी ने सीएम के चेहरे के रूप में चन्नी के नाम पर मुहर लगा दी, चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट चरणजीत सिंह चन्नी थी, नजरें सिद्धू पर थी, तो सिद्धू ने फिलहाल तो आला कमान के फैसले को मान लिया है। मेरी कोई राय नहीं, राय थी हाईकमांड की, और जो हाईकमांड ने फैसला किया है वो हम उसके बाध्य हैं। हालांकि बातों ही बातों में अब गेंद चन्नी के पाले में डाल दी। सिद्धू ने पंजाब प्रेम दिखाते हुए एबीपी न्यूज से कहा कि सिद्धू तो पंजाब के लिए खड़ा है, लेकिन पंजाब मॉडल को लागू करने की जिम्मेदारी चरणजीत सिंह चन्नी की है, न कि नवजोत सिंह सिद्धू की। लागू करने का उत्तरदायित्व अब मेरा नहीं है, ना ही मैं उसकी जिम्मेवारी लूंगा, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के पास एब्सोल्यूट पावर होती है। नवजोत सिंह सिद्धू इतने पर भी नहीं रुके। खुद सिद्धू को पंजाब की जनता का रखवाला बताते हुए चुनावी बयान में अपनी छवि सुधारने की कोशिश करते हुए भी नजर आए। ना मेरी लड़ाई औदा नारायण की थी, ना नगद नारायण की थी। जगत नारायण जो इन लोगों में बसता है, मैं उस भगवान का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। फिलहाल तो सिद्धू अपने पुराने तेवरों से विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह टुचा आदमी है, लोला आदमी है, की करना है उन्हें। कहना डबल इंजन साडी सरकार होई, तेरा इंजन ही सीज होया पिया। ਇਹਨੇ ਕਾਲਾ ਧੂਆਂ 2 ਮਿੰਟ ਮਾਰ ਕੇ ਫੱਕ 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 ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਰਾਂ ਤੂਰਾਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਾਗਲਖਾਨੇ। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते संगठन चलाना और जीत दिलाना उनकी जिम्मेदारी है। वहीं अकाली दल ने सिद्धू को घर में ही घेरने की योजना बना रखी है। विक्रम मजीठिया अमृतसर ईस्ट से सिद्धू को चुनौती दे रहे हैं। मैनू लगता सिद्धू फाइट च रह जे बड़ी प्राप्ति हो। चाहे आया सिद्धू, चाहे आया कैप्टन, चाहे आया जेटली, कोई साहब आया होवे, इन्हां ने मजीठीए नूं ऐन झंडे झूलदे रखे।
सिद्धू सीएम के चेहरे की रेस से तो बाहर हुए ही अपनी ही सीट पर उन्हें चुनौती मिल रही है। ऐसे में राजनीति की जंग में सिद्धू के हाथ कुछ नहीं लगने वाला। राज्य में जीते तो सेहरा चन्नी के सिर बंधेगा और अपनी ही सीट पर हारे तो सिद्धू का कद राजनीति में घट जाएगा। तो पंजाब में कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम चेहरा बनाने का ऐलान कर दिया है, पर सर्वे बता रहा है कि चन्नी लोकप्रियता में पिछड़ रहे हैं। वहीं चन्नी के भतीजे के खिलाफ केस ने चन्नी की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। चुनाव पंजाब में है, मन्नतें हिमाचल से पूरी होंगी। सरकार बनाने की ख्वाहिश लिए अक्सर मंदिरों तक पहुंचने वाले सियासी पद चिन्हों पर अब चन्नी के चरण पड़ने लगे हैं। चुनावी बेला है तो इसलिए मंदिर से लेकर गुरुद्वारे में माथा टिकाकर वोटरों को साधने की कोशिश हो रही है। चन्नी का दावा है कि पंजाब में कांग्रेस 2/3 वोटों के साथ सरकार बनाने जा रही है। पंजाब दे विच ऐसी 2/3 मेजोरिटी दे नाल सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन चन्नी की राहें इतनी आसान नहीं है। भतीजे भूपिंदर सिंह हनी की गिरफ्तारी ने चन्नी की मुसीबतों को और ज्यादा बढ़ा दिया। अवैध बालू खनन और तबादले के एवज में घूस की रकम लेने के बाद हनी कबूल कर चुका है। ईडी ने 3 फरवरी को भूपिंदर हनी को अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया। अब केंद्रीय जांच एजेंसी ने खुलासा किया कि हनी ने तबादलों के लिए 10 करोड़ रुपए की रकम नकद लिए। विपक्ष पहले से इस मुद्दे पर हमलावर है। मैं मानता हूं करप्शन को चुनौती, मैं मानता हूं गरीबी, महंगाई, माफिया राज, बेरोजगारी, मैं खेती को ठीक करना है, व्यापार को वापस लाना है, मैं इनको चुनौती मानता हूं। हुकूमत वो करते हैं जो जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। एक रेत माफिया ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫੇਸ ਕਹੋਗੇ ਜੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਗਰੀਬ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਐਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਸੋਨੀਆ गांधी भी गरीब है, नवजोत सिद्धू भी गरीब है, कांग्रेस पार्टी गरीब पार्टी है। कांग्रेस को वोटिंग से पहले बगावत से बचाने की चुनौती है। कांग्रेस को डर है कि कहीं चन्नी के ऐलान से जट सिख समुदाय नाराज न हो जाए। कांग्रेस चन्नी की राह पर बढ़ चली है, लेकिन सवाल है कि राहुल ने चन्नी का जो दांव चला है उससे कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान। ABP न्यूज आपको रखे आगे।